नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। द नागरिक में आपका स्वागत है। सुबह 9 बजे रविवार को हम बात करते हैं सुनील शुक्ल जी से। आप जानते हैं सुनील शुक्ल जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के तीनों माध्यमों में, चाहे वो ऑडियो विजुअल माध्यम हो, चाहे रेडियो आकाशवाणी हो, चाहे वो अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह काम किया है। हमारे चैनल पे रेगुलर आते हैं, आप सब जानते हैं। सुनील जी, जो देश के हालात है आज, ऐसा लग रहा है कि कल तक लग रहा था कि हर तरफ मोदी मोदी चल रहा है और मोदी सरकार को हटाना आसान काम नहीं। सब लोग कहते थे, हालांकि कई लोग कहते थे कि ये सब कमाल जो है वो मशीन का है, लेकिन बहुत लोगों का मानना था कि मशीन का इतना बड़ा कमाल नहीं हो सकता था। दरअसल ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाकई बहुत है, दुनिया में डंका बज रहा है, ये भी मानते थे। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है भारी जनाक्रोश है। मैं कोई सर्वे देख रहा था, उसमें यह था कि 87% लोग नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते हैं। ये इतनी तेजी से हालात बदलने के कारण क्या आप देख पाते हैं? धन्यवाद रंजय जी। दरअसल निश्चित रूप से 2014 में जब ये मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसके कारण थे। एक तो यूपीए सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त जन आक्रोश था और सरकार के ऊपर नीतिगत फैसले लेने में विलंब या देरी या लटकाने के आरोप लग रहे थे और एक बहुत निराशा की स्थिति थी। उसके पहले एक लंबा आंदोलन भी चला था यहाँ, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में भागीदारी की और एक सरकार विरोधी माहौल बना। उस पे सवार होकर के मोदी सरकार सत्ता में आई। लोगों ने सकारात्मक रूप से सत्ता में लाया। विरोध तो किया ही कांग्रेस सरकार का, यूपीए सरकार का, और मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता मिली है। और सरकार ने मोदी जी के प्रचार ने और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार ने केवल विकास का नारा दिया। आप उस समय के सभी भाषण सुन लीजिए मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। उन्होंने डेवलपमेंट के अलावा किसी ने मुद्दे की बात नहीं की, किसी चीज की, चाहे रोजगारी का सवाल हो, चाहे औद्योगिक विकास का सवाल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे विदेश नीति के प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक डेवलपमेंट के नजरिए से बात न कर रही हो। सब जगह से यही बात कर रही थी, वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रही थी। लोगों ने विश्वास किया और लोगों के सामने गुजरात का एक मॉडल बड़े चालाकी के साथ प्रस्तुत किया गया। गुजरात एक राज्य है, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि गुजरात एक संपन्न राज्य है। हालांकि उस संपन्नता में, उस विकास में केवल बीजेपी का योगदान है, ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन एक माहौल बनाया गया, एक नैरेटिव बनाया गया, तो लोगों ने विश्वास किया और पार्टी सत्ता में आ गई। और 2014 से लेकर के 2019 तक सरकार केवल और केवल विकास की बात करती रही। लेकिन उस दौरान और ढेर सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, जिससे लगता था कि नहीं, लोक कल्याणकारी ये सरकार है और जो जनहित है वह इसकी प्राथमिकताओं में। लेकिन उसके बाद से जो इस सिलसिला उस दौर में भी स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि जो सरकार 2013 में या चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो कुछ भी लोगों को पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। इसके पलट जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखा। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप पूंजीवाद को प्रोत्साहित करेंगे या निजीकरण को प्रोत्साहित करेंगे तो आप फिर लोक कल्याण को प्राथमिकता नहीं दे सकते। ये संभव नहीं है। बात बड़ी लंबी की जाती है कि निजी क्षेत्रों के सहयोग के बिना, उनके भागीदारी के बिना आप कैसे विकास कर सकते हैं। बिल्कुल ये सवाल है कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वो भागीदारी कैसी, वो नियंत्रित हो, जवाबदेह हो, या एक तरफा हो कि आप जो कुछ भी है वो आप निजी क्षेत्र को सौंपते चले जाओ, निजी क्षेत्र में कुछ गिने हुए चुने लोगों। तो वो ये प्रक्रिया लंबी तरह शुरू हुई, जिसका प्रभाव 2019 में तक आते आते दिखने लगा था। और 2019 का चुनाव की जीत के पीछे मैं कम से कम निजी तौर पे पुलवामा की घटना को मानता हूँ। एक राष्ट्रवाद का माहौल बना उस घटना के बाद, और सरकार को लेकर के स्थिति बनी कि नहीं, जो भी सरकार विरोधी लहर थी वो खत्म हुई
और राष्ट्रवाद के रथ पे सवार होकर के दोबारा से सरकार सत्ता में। अन्यथा गवर्नेंस के मुद्दे पर अगर बातें होती या उस तरह की स्थितियां बनती तो मुझे लगता कि वो उस तरह की सफलता नहीं मिलती जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में दिखाई पड़ी। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद से भी सरकार संभलने के लिए तैयार नहीं। जो गवर्नेंस के मुद्दे थे वो गवर्नेंस के मुद्दे हमेशा नेपथ्य में चलते चले गए। सरकार के कामकाज के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, सरकार भी कामकाज के ऊपर कोई बात नहीं कर रही थी, और विपक्ष को तो एकदम हाशिए पे डाल रखा था। राजनीतिक विमर्श गायब थे। जो एक लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के कोई ललक नहीं दिखी। सरकार में, सत्तारूढ़ दल में, सरकार के पदाधिकारियों में एक अलग तरह का एरोगेंस दिखाई पड़ता था, जो आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि जो बहुसंख्यक की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है और राष्ट्रवाद की राजनीति, वह इसको इस गणित के हिसाब से वह इस गणित को अपने साथ फिट करती हुई दिखाई पड़ी कि बहुसंख्यक समाज उनके साथ है, अल्पसंख्यक समाज का एक काल्पनिक भय लोगों के मन में पैदा करके रखना है, हिंदुत्व का नारा बुलंद करते रहना है और राष्ट्रवाद का नारा को चलाते रहना है। सरकार इस तरह का बयान देती है कि अगर आप अपना सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अगर आप छोड़ देंगे तो देशभक्ति होगी। ये सरकार की भाषा नहीं होती। सरकार कहती है सरकार की नीति है और ये देश हित में है, इसको सबको मानना है, ये राष्ट्रभक्ति है, ये शब्दावली सरकारों में नहीं चलती। तो लेकिन एक नई तरह की शब्दावली पैदा की गई और सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे को छोड़कर के अंगणित जो था उस पर ज्यादा इसे ध्यान दिया। मेरा निजी विश्वास रहा है कि सरकारें अंगणित के हिसाब से नहीं चलती। सरकार को लोग सरकार के कामकाज के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। इस देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में तमाम लोकतांत्रिक देशों में तमाम गणित के हिसाब से राजनीतिक दलों ने राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर आप अपने गवर्नेंस के मुद्दों की अवहेलना करेंगे तो स्थितियां बनती हैं और आज स्थिति सरकार के सामने यही है। यह सरकार जो शिक्षा में सुधार की बात कर रही थी वह केवल संघ के विचारों को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। जो ये सरकार जो गुणवत्ता की बात करती थी वह शोध और के काम में अपना जो इसका योगदान होना चाहिए, बजटीय प्रावधान होना चाहिए, वो कम करती चली गई। शिक्षा के विकास के लिए जो बजट में प्रावधान होने चाहिए थे वो लगातार घटता चला गया। जो विश्वविद्यालयों की स्थिति थी उनके साथ कंप्रोमाइज किया गया। जो वैज्ञानिक शोध संस्थान थे उनकी हालत खराब होती चली गई। जो रोजगार के मुद्दे पर लोगों को आश्वासन दिया गया था वो नहीं पूरा हुआ। किसान 1 साल तक इस देश में आंदोलन करते रहे। जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति थी उसमें कलई खुल गई जब मणिपुर की घटना सबके सामने आ गई और उसके बाद भी सरकार मौन रही। तो सरकार ने जो तरीका अपनाया, चाहे वो कृषि का विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे युवाओं के मन में पनप रहे जो एक सपने थे उसका पूरा करने का मुद्दा हो, स्वास्थ्य की स्थिति करने की बात, आयुष्मान भारत का नारा दिया गया। आप इन कार्यक्रमों को कि व्यवहारिक स्थितियां क्या है, जब आप उतर करके लोगों से पूछिए कि आखिर ये है क्या, किस तरह के लाभ लोगों के मिल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अस्पताल सुदृढ़ नहीं होंगे, अगर अस्पतालों में सुविधाएं नहीं होंगी तो किसी के पास कोई भी कार्ड हो क्या कर लेंगे आप। दूसरी चीज इसके आड़ में जिस तरीके से निजीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप मुझे मेरी स्मृतियों में है, मैं अपने विश्वविद्यालय जीवन तक किसी निजी अस्पताल में नहीं गया हूँ। ईश्वर कृपा से बहुत मुझे बीमारी भी नहीं हुई, मेरे पेरेंट्स के साथ भी स्थिति नहीं हुई, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ी तो हम निजी अस्पताल में तो कभी नहीं गए, किसी निजी चिकित्सक के पास नहीं गए। मैं अपने गांव में रहता था तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता था, चाहे जिला अस्पताल में गया। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए क्या आया तो मेडिकल कॉलेज में गया और मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की सुविधाएं होती थी। एक विशेषज्ञ चिकित्सक होते थे, चीजें बहुत बेहतर तरीके से चलती थी। आज की दशा हो गई है किस कदर, निश्चित रूप से अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है, लेकिन उसी तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़नी चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उनकी संख्या बढ़े।
एक 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 जिले में एक जिला अस्पताल आपने बना दिया, और कोई अस्पताल क्यों नहीं बना सकते हैं आप? 12 साल 15, मैं मान लीजिए कि यूपीए सरकार के ऊपर आप आरोप लगाइए, कांग्रेस सरकार के ऊपर आप आरोप लगाइए, और आरोप सरकारों की आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन पिछले 12-15 सालों में तो ढेर सारा काम हो सकता था। किस राज्य में हुआ? अब मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सालों से सत्ता में है, गुजरात में वर्षों से सत्ता में है, बिहार में किसी न किसी तरह से सत्ता की भागीदार रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से अभी भी है, और उसके पहले भी इनकी सरकारें रही हैं। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सवाल है कि इन क्षेत्रों में अगर आप इस लिहाज से आप नहीं देखेंगे, अब आज स्थिति आपने देखी है ना, आपने प्राथमिकता जो शोकेसिंग होती है वही सरकार की प्राथमिकताओं में दिखने वाली चीज है। जैसे वंदे भारत ट्रेन, वो जब सड़क पर दौड़ती है तो दूर से बहुत शानदार दिखती है, लोगों को दिखाने के लिए देखिए ये ट्रेन है, हमने ऐसा कर दिया। बिहारी पक्ष का क्या है, उसका किराया कितना है, इतना रुपया खर्च करने के बाद उसका उपयोग करने वाले लोगों की तादाद कितनी है, कितना आप रेवेन्यू से जनरेट कर पा रहे हैं, कितनी जो आम व्यक्ति है उसको उसको कितनी सुविधा मिल पा रही है, बढ़ी हुई किराए पर कितना लाभ ले लेंगे आप उसका ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, कभी आज तक किसी ने बताया? ट्रेनों की जो डिब्बे हैं वंदे भारत की विभिन्न जगहों पर, उसकी डिब्बों की संख्या कम क्यों करनी पड़ी आपको? सेवाएं कई जगह आपको स्थगित करनी पड़ी। हाईवे, ठीक है, हाईवे बनाया आपने, हाईवे मानव विकास का सूचकांक में शामिल नहीं है, संपर्क मार्ग सूचकांक में है। शहरों की सड़कों की स्थिति है कि आधे घंटे पानी बरस जाए, कोई ऐसा शहर नहीं है जो लबालब न डूब जाए, कोई ऐसा शहर नहीं है। कोई ऐसा क्या? आप दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली दिल्ली की की देख क्या लीजिए हालत? तो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप छोटा सा उदाहरण दो, मैं तो समझ नहीं पाता कि सड़क जाएगी कहाँ। इलाहाबाद से प्रयागराज लखनऊ के बीच में अगर आप जाइए 200 किलोमीटर की यात्रा, 3 हाईवे दिखाई पड़ते हैं, चौथा हाईवे है जिसपे आप चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे। हाईवे नहीं, छोटा है वो, एक्सप्रेसवे। 3 रास्ते में मिलते हैं जिसके नीचे से आप क्रॉस करते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आ जा कहाँ रहे हैं ये, किससे कहाँ चले जाएंगे आप? और हालत ये है, कल मैं बात भी कर रहा था, एपिसोड भी आया हमारा, कि लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे बनाया गया, 63 किलोमीटर है, 4700 करोड़ रुपया के, 4700 सोचिए, करोड़ रुपया का है। 1 किलोमीटर बनाने में 75 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और अभी 13 जुलाई को उसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने, कहा कि अमेरिका जैसी सड़क हम बना रहे हैं। और दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट लगाई कि कुछ 20 दिनों के भीतर 84 जगह जो है रिपेयर का काम हुआ है। सड़कें कहाँ कहाँ टूटी फूटी, क्या क्या हुआ, ये सड़क। नहीं धनंजय जी, छोटे मोटे रिपेयर छोड़ दीजिए, 53 जगहों पर धंस गई है वो, यातायात रुक गया। आप सोचिए, एक एग्जिस्टिंग रोड थी, निश्चित रूप से उस पर यातायात का दबाव बहुत था। कानपुर लखनऊ के बीच की जो यात्रा थी, बहुत दबाव था, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसको और सुधार कर सकते हैं। आप एक नई सड़क लेकर के आए, कितनी जमीन आप किसानों के लिए लेते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि और आपने क्वालिटी क्या दी? अब आप ये सोचिए कि रायबरेली ऊंचाहार से इलाहाबाद आने के 3 मार्ग पड़ते हैं एक्सप्रेसवे के। अरे भाई, अगर आप किसी से आपने जो भी इसका जो साइंस हो, लेकिन दिखने में बड़ा भव्य लगता है। जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं उनको लगता है देखिए इतनी बड़ी सड़क बन गई, उसको शोकेसिंग करते हैं आप। मैंने कई बार मैं इस एक्सप्रेस वे पर, लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेस वे पर मैंने महसूस करने की कोशिश की कि आखिर एक मतलब अगर आप जा रहे हैं उस सड़क से, तो आपके साथ कितनी गाड़ियां यात्रा कर रही हैं एट ए टाइम। आप उस सड़क के उपयोग की स्थिति कितनी आप उसका अंदाजा आकलन कैसे करेंगे? पता चला कि आप चल रहे, आपके आगे पीछे कई किलोमीटर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, अकेले चले जा रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं। मैंने हो सकता है इसका तर्क लोग देंगे, साहब तो आप भविष्य की जरूरतों को देख करके किया गया। अरे बिल्कुल ठीक किया गया है, आपने किया, लेकिन आपने कितनी चीजों में कटौती की इस दौरान। इलाहाबाद बीच में पड़ने वाला शहर प्रतापगढ़,
दूसरा शहर रायबरेली, ये 3 शहर पड़ते हैं अगर आप इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे हैं तो। नहीं, लेकिन सुनील जी, एक महत्वपूर्ण बात समझिए इसमें। आप, मैं नहीं, बोलता हूँ आप, इन तीन हाँ, इन 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 मैंने एक बात पूरी बात कर दूं, इन तीनों जिलों के औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया गया? हाँ, नहीं, उसी पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलता है, हॉस्पिटल स्कूल के लिए लोन नहीं मिलता है उस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है कि आप सड़कें बनाइए, आप पोर्ट बनाइए, बंदरगाह बनाइए, ये सब करिए आप। तो ये सब करने में पैसे मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से, वहां से पैसे लाते हैं और फिर उसको जो है, उस पैसे से आप, इस समय सबसे ज्यादा कमीशन भी है, ठेकेदारी प्रथा है। तो ठेकेदारी प्रथा में तो पैसा खूब बनता है, ठेकेदार भी कमाता है, इंजीनियर भी कमाता है, उसके बाद वो सरकार भी कमाती है, सब होता है। तो ये जो सड़कें बनाई जा रही है, पोर्ट बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ये सब की वजह वो डेवलपमेंट बैंक है जी। नहीं नहीं, आप ठीक है, उसका उसका नुकसान कितना है? आपने डेवलपमेंट बैंक कोई खरा तो बांट नहीं रहा है, वर्ल्ड बैंक कोई खरा तो बांट नहीं रहा है, वो कोई ईदी तो आपको दे नहीं रहा है। जो वो आपके लिए आपको लोन देता है, उस लोन की अदायगी आपको करनी पड़ती है, उस लोन पे आपको ब्याज देना पड़ता है। परिणाम क्या हुआ कि जो इन बैंकों से जो आप पैसा लेकर के आते हैं, इनकी अदायगी और इन पे ब्याज के भुगतान के लिए जो आपका घरेलू राजस्व है, उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है उसमें। तो जो काम उस राजस्व से और कर सकते थे आप, वो भी आप नहीं करते हैं। स्थिति तो ये बनती है ना आपकी, आप कर्जदारी अलग से बढ़ती चली जा रही है। तो आपको, आप बिल्कुल जरूर सवाल इस बात, और अगर आप सड़कें आपकी प्राथमिकता हैं, बिल्कुल है, तो शहरों के भीतर या गांवों के भीतर की जो सड़कें उनकी स्थिति बदहाल क्यों है? नहीं तो क्या वो लोकल में आता है, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी क्या आता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करे, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करे, या और दूसरे जो छोटे ग्रामीण विकास है वो करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी हाईवेज है, इसका केंद्र सरकार करती है, फंड आता है वहां से। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है इसमें कि ये जो मैं पहले भी पूछा था सवाल आपसे, कि ये मोदी जी की अलोकप्रियता में, लोकप्रियता के कई कारण हैं। हिंदू राष्ट्र इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को ठीक कर दिया। ये अचानक जो आपको अलोकप्रियता इस कदर बढ़ी है, उसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, अचानक नहीं बढ़ी, पहले मैं इस सबसे असहमत हूं, अचानक नहीं बढ़ी है। मैंने अपने शुरू में कहा कि 2019 में ही यह सरकार लोकप्रिय हो गई थी। यह सरकार 2019 में सत्ता में आई पुलवामा की घटना के कारण। एक राष्ट्रवाद का माहौल देश में बना, और ठीक है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो पूरे देश को एक होना चाहिए, सब एक हुए और ये सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। लेकिन पुलवामा की घटना क्यों हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे, इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक कैसे आ गया, जो राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल मलिक साहब ने वहां सवाल उठाए कि सुरक्षा कर्मियों को सड़क मार्ग से क्यों जाने दिया गया, ये जो तमाम विसंगतियां थी, इन पर सवाल जब उठने शुरू हुए, तब जो एक माहौल बना था उसमें गिरावट आई। परिणाम क्या हुआ कि अभी जब पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद एक राजनीतिक अभियान चलाने की कोशिश की बीजेपी ने, वो परवान नहीं चढ़ा, लोग उसमें शामिल नहीं हुए। इस भारतीय जनता पार्टी को अपना एक जो सिंदूर यात्रा निकालने का ऐलान किया था, उसको वापस लेना पड़ा। क्यों लोग इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे? क्योंकि पहलगांव घटना में भी ये सवाल आया कि आखिर पहलगांव में घने जंगलों को पार करते हुए आतंकवादी पहुंच कैसे गए, और एक ऐसी जगह पे जहां पे इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ जा रहे हैं, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सवाल उठने लगा, जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। तो यह जो नाराजगी का सवाल आपने कहा कि अचानक, ये अचानक नहीं है। यह जो विद्यार्थी 2024 में लड़कों ने परीक्षाओं को लेकर के और शिक्षा को लेकर के सवाल उठाए थे, बिल्कुल उसका स्तर इतना व्यापक नहीं था। सरकार ने उस पर क्या किया, कौन सा ध्यान दिया? किसी भी राज्य में आप तो छात्र आंदोलन पनपने ही नहीं देते। जो छात्र संघ होते थे शिक्षण संस्था में, उसको आपने एकदम खत्म ही कर दिया। जो इक्का दुक्का छात्र आंदोलन कहीं होते, उसको आपने कुचल दिया। जो संगठित आंदोलन थे, आप ये सोचिए कि
ऐसा नहीं था कि लोकप्रियता, अगर किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया तो क्या सरकार की लोकप्रियता का पैमाना नहीं है? अगर अगर शाहीन बाग के लोगों ने, चाहे सीए को लेकर के लोगों ने आंदोलन किया विभिन्न इलाकों में, वो सरकार की लोकप्रियता का पैमाना नहीं है। इस सरकार सत्ता में आने के समय ही जो भूमि अर्जन का एक अध्यादेश लेकर के आ रही थी, इसका राहुल गांधी ने और तमाम राजनीतिक दलों ने जम के विरोध किया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से भट्टा परसौल, अलीगढ़ और तमाम जो इलाके थे वो एकदम आंदोलन के केंद्र बने हुए थे। सरकार को उसको वापस नहीं लेना पड़ा। ये एक 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 एक, एक प्रक्रिया या संतोष की प्रक्रिया और नाराजगी की प्रक्रिया पर लगातार चल रही थी। यह विस्फोटक हो गई, आप कह सकते हैं कि जब जंतर मंतर का आंदोलन आया। अन्यथा छात्रों के प्रदर्शन कहां नहीं हुए। उत्तर प्रदेश से पिछले 1-1.5 साल से प्रदर्शन चल रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन चल रहा है, बंगाल में लोगों ने, बच्चों ने प्रदर्शन किया। आरजी कार का जो प्रदर्शन लोगों ने वहां पे किया उस घटना के बाद, तो क्या असंतोष की स्थिति नहीं थी? चाहे ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ असंतोष हो, चाहे बीजेपी सरकार के खिलाफ असंतोष हो, ऐसा नहीं था कि असंतोष नहीं था। इसका एक बहुत ही सांगठनिक प्रकटीकरण वो जंतर मंतर के पे हो गया, और जिसमें बातें सामने आ गई कि जो इस देश का युवा है वो इस सरकार के रीति नीति से सहमत नहीं है। वह सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी नैरेटिव्स है उसको उसने खारिज कर दिया। जो ध्रुवीकरण की स्थिति है, हिंदुत्व का नारा है, राष्ट्रवाद का नारा, इसको सबने उसने खारिज कर दिया कि राष्ट्रवाद के नारे के लिए किसी दल विशेष की आवश्यकता नहीं है। लोग ये अपने देश से प्रेम करते हैं, इस कारण से इस देश में है और इस देश के प्रगति में अपना योगदान करते हैं। वो जो कुछ भी उनके पास जिम्मेदारी है। अब जो यह सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ, सरकार के खिलाफ जो नाराजगी सामने आई युवाओं की, इसको ये संभाल नहीं पाए। इनका तरीका वही संभालने का रहा है। इन्होंने आप किसानों के आंदोलन को इन्होंने क्या नहीं कहा, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, अराजक लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी बातें कही गई थी। किसान तस से मस नहीं हुए। ये जब आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, तब क्या कहा गया? प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कहा कि गुमराह विद्यार्थी। क्या मतलब इसका? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इस्तीफा देने वाला है लेटर में। आप जो व्यक्ति जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन करने वालों का आंदोलन जीवित शब्द का प्रयोग किया था। मैंने आंदोलन करना कोई पाप है? आंदोलन के बूते ही यह सरकार सत्ता में आई है। ये अलग की बात है कि लोगों के जनजीवन से समान रूप से जुड़े हुए मुद्दों पर कभी से आंदोलन नहीं किया, लेकिन है चले। उसके बाद आपने आंदोलन जीवित शब्द का प्रयोग किया। आखिर कहीं भी कोई बात उठती है तो उसको आप संबोधित करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? मेरा अपना मानना यह है कि जनता के बीच से उठते हुए सवालों को नजरअंदाज करने का परिणाम सरकारों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चूंकि भागवत जी ने भी जो है कहा कि हम छात्रों को, जैन जी को एड्रेस करेंगे, और उसका प्रतिसाद बड़ा खराब रहा। जैन जी ने कहा कि क्या बोल रहे हैं। उधर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके इलाहाबाद में भी 8 तारीख को हुआ कार्यक्रम। क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति बदल रही है? धर्म से राजनीति क्या शिक्षा की तरफ शिफ्ट कर रही है? झारखंड में आंदोलन चल रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं निजी तौर पर तो मानता रहा हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति कभी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया, लेकिन मेरा एकदम दृढ़ विश्वास रहा है कि 2014 की सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर नहीं मिली। मेरा अपना मानना है कि जब 1992 में सरकार बाबरी मस्जिद गिरी थी, 1993 में सरकार दोबारा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई। उत्तर प्रदेश में जो गढ़ था, और भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह बड़े कद्दावर नेता होते थे, निजी तौर पर मैं उनका प्रशंसक रहा हूं। एक अच्छे प्रशासक रहे हैं। पहला कार्यकाल तो उनका बहुत ही शानदार था, दूसरे कार्यकाल में ढेर सारी उनके खिलाफ शिकायतें आने लगी, लेकिन एक कद्दावर नेता थे। उन्होंने अपने सरकार को, वो कहते हैं उनकी सरकार गिर गई, वो कहते हैं कि मैंने बलिदान कर दिया, अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रही। ये एक बड़ा आरोप था सरकार के ऊपर। और जब 1993 में चुनाव हुआ विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई। तो धर्म के आधार पर सत्ता में ऐसा करते नहीं था। एक समूह उन्होंने तैयार किया, और यह समूह पिछले 100 सालों से कर रहे हैं। संघ के लोग, संघ की अपनी विचारधारा है, उसको लेकर करते रहते हैं, और उन्होंने तैयार किया।
2014 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास के वादे पर विश्वास किया था, पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के आश्वासन में विश्वास किया था, एक बेहतर भारत बनाने के वादे पर विश्वास किया था। कुछ नहीं किया आपने। वही चीजें आप अगर आप योग्यता के साथ समझौता करेंगे तो आप एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। दुनिया में कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। गुणवान लोग, योग्य लोग, परिश्रमी लोग ही देश बनाते हैं, समाज बनाते हैं, और उसकी आपने अवहेलना शुरू कर दी और इस बिना पर कि आप अपनी विचारधारा को प्रोत्साहित करें। उसका परिणाम हुआ कि अयोग्य लोग, एकदम हाशिए में बैठे हुए लोग, वो मेन स्ट्रीम में आने लगे। आज विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या बन गई देख लीजिए आप। तमाम जो बड़े बड़े उच्च संस्थान होते थे देश के, जिसमें हम आप गर्व करते रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई है? शोध और अध्ययन की स्थिति क्या हो गई? ये तरीका आप समाज नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद जो उद्योग जगत की स्थिति क्या हो गई कि एक दो उद्योगपतियों को आपने पकड़ लिया, आप उनको प्रोत्साहित करने लगे। ये इससे आप समाज नहीं बना सकते हैं। आप अपने लोग, हो सकता है कुछ लोग आप तैयार कर लें, अपने लिए संपत्ति इकट्ठा कर लें, अपने लिए रिसोर्सेज आप तैयार कर लें, संस्थाओं को नियंत्रित करके एक अस्थायी व्यवस्था आप कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो आपकी ग्रिप होती है वो कमजोर पड़ती है, ढीली होती है। हर ग्रिप की एक उम्र होती है। हो सकता है कि उस ग्रिप के कमजोर होने तक समाज और देश का बहुत नुकसान हो चुका हो, लेकिन उसे कमजोर तो होना ही होना है। अस्थायी ग्रिप वही है जो आप बहुत ही सुविचारित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, संस्थागत तरीके से आप ये व्यवस्था करते हैं। ये अगर आपने नहीं किया तो आप लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते। वो ही सरकार के सामने है। शिक्षा की आपने अवहेलना की, रोजगार, आप ये तर्क दिया जाने लगा कि साहब अरे सरकारी नौकरी तो सबको नहीं दी सकती, तो हर दौर में था, तो निजी क्षेत्र के आप के मौके खोजिए। आप सोचिए कि पिछले कम से कम 2-2.5 साल, 3 साल से आप कर सकते हैं, लोगों के पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं हुई है आज। और स्थिति कहां से कहां पहुंच गई? आप लोगों को मिलने वाले जो उनका मेहनताना है, उनकी जो पारिश्रमिक है, उनकी जो सैलरी है, उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे। महंगाई की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, नागरिक सुविधाएं दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं, और पैसा ऐसी जगहों पे खर्च करते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने हवाई अड्डे बनाए गए, क्या स्थिति है वहां? उन हवाई अड्डों से साइकिल भी चल रही है क्या? जहाज तो छोड़ दीजिए, आप कहां ले जा रहे हैं आप? तो क्या मतलब, आप क्या लग रहा है आपको कि ये सत्ता परिवर्तन की आहट है? नरेंद्र मोदी आखिरी टर्म में है? राजनीतिक कारणों को, अगर बिहार का, बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव परिणाम कोई राजनीतिक संकेत है तो ये बड़ा संकेत है जी। अगर मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम कोई राजनीतिक संकेत है तो एक ये बड़ा संकेत है। अगर बांकीपुर जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाई तो फिर देश के अन्य हिस्सों में क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा मोदी जी के लोकप्रियता का पूरा विस्तार से वर्णन किया, सारे कारण बता दिए, और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं कार्यक्रम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर 3 बजे के कार्यक्रम में और फिर चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।